नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपको तो मालूम ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस और खास तौर पर टर्म प्लान लेना आपके लिए कितना जरूरी है, लेकिन आपको टर्म प्लान लेने का सही तरीका मालूम है? मतलब टर्म प्लान आप कितना लें, कब लें, टर्म प्लान के साथ कौन से राइडर्स या बेनिफिट्स आपके लिए सही हैं, टर्म प्लान 60 साल की उम्र के बाद भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, अगर कंटिन्यू करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद भी तो कितने साल तक टर्म प्लान आपको जारी रखना चाहिए और प्रीमियम में इसका क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ रिटर्न ऑन टर्म इंश्योरेंस ये क्या प्लान है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ आज है फिनसेफ इंडिया के फाउंडर मृण अग्रवाल और साथ ही फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास शो में और शुरुआत करते हैं आज के शो में क्या खास है। आज हम शो में समझेंगे टर्म प्लान कौन सी उम्र तक लेना है सही, साथ ही जानेंगे 30 साल का टर्म प्लान कैसे करें भुगतान, क्या है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान के फायदे, साथ ही आज के शो में यह भी समझेंगे टर्म प्लान के साथ कौन कौन से राइडर आप लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। क्योंकि टर्म प्लान पर यहां पर बातचीत चल रही है, इसलिए सबसे पहले बहुत बेसिक्स जानना बेहद जरूरी है। मृण, आपके पास सबसे पहले आते हैं और समझना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, और इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा के बारे में ज्यादा जानकारी होती है कि हाँ, हम पूरे लाइफ के लिए एक इंश्योरेंस लेते हैं और उसके बाद हमें उसका कुछ जो सम इंश्योरेंस है वो भी मिलता है। टर्म प्लान एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस का एक रूप है। थोड़ा सा अगर हम बहुत ही आसान भाषा में टर्म प्लान के बारे में समझें तो दर्शकों के लिए क्या खास है टर्म प्लान में? नमस्ते स्वाति, नाइस टू बी ऑन द शो टुडे। सबसे पहले टर्म प्लान में बस आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई इंटरेस्ट या कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। इसमें बस आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान टर्म प्लान ले रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो फैमिली है उसको जो टर्म प्लान का अमाउंट है वो उन्हें मिलेगा। तो इट इज ओनली अ डेथ कवर एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रिटर्न्स और एनी इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड दैट इज बीइंग पेड आउट। ओके, तो एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब डेथ बेनिफिट प्लान, बहुत ही आसान भाषा में इसको कहा जाता है। और पॉलिसी अवधि में अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो रकम है वो नॉमिनी को मिल जाएगी पूरी की पूरी, और अगर पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आप जीवित रहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ नहीं मिलता है। और इसी से एक और कॉन्सेप्ट सामने आया है। प्रतिभा, मैं आपसे वो जानना चाहती हूं। एक तो टर्म प्लान हुआ जो कि मृण ने बताया काफी आसान भाषा में कि टर्म प्लान बेसिकली होता क्या है, लेकिन जैसा मृण ने यह भी बोला कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, या वापसी में आपको जब आपकी पूरी अवधि खत्म हो जाएगी आपकी पॉलिसी की, आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं कि हमने प्रीमियम भी इतना सारा दिया, हमें वापस भी कुछ नहीं मिलेगा। तो टर्म प्लान में इसका भी एक तोड़ निकल कर सामने आया, या कुछ एक ऐसी पॉलिसी सामने आई है जिसको हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन कहते हैं। जरा इसकी खूबियों के बारे में भी दर्शकों को बताएं, क्या खास है और ये टर्म प्लान से कैसे अलग है? आमतौर पर इंश्योरेंस भी एक निवेश है, तो ये समझना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस अपने जोखिम को कम करने का एक साधन है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो प्योर टर्म इंश्योरेंस जैसे मृण ने समझाया वो ही उचित होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो पैसा भरा 20 साल 30 साल के लिए, अभी हम जीवित रह गए तो पूरा पैसा व्यर्थ में गया। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान उनके लिए है। लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर आप चाहते हैं तो आपने जितना भी प्रीमियम भरा 20 साल या 30 साल जितना समय अवधि के लिए आपने भरा, अगर आप जीवित रह गए तो पूरा जितना प्रीमियम आपने भरा आपके टर्म के एंड में आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन क्या ये लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप प्योर टर्म प्लान ले लें और जो इंक्रीमेंटल, क्योंकि इसका प्रीमियम अधिक होता है, अगर वो जो इंक्रीमेंटल प्रीमियम है उसको बाजार से जुड़े हुए कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेगा। अगर आप जीवित रहेंगे तो भी मिलेगा, अगर नहीं रहे तो भी आपको आपका फैमिली को वो रकम मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ज़रूर है, लेकिन
प्योर इंश्योरेंस इज अ बेटर वे। ओके, लेकिन क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस तरीके के प्लान लेकर आई हैं जिनको रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान, बहुत ही आसान भाषा में इसको ट्रॉप कहा जाता है, TROP। तो टर्म इंश्योरेंस का जो ये एक और ऑप्शन है, अगर मानिए किसी को लेना भी है, आप कह रहे हैं कि टर्म प्लान ज्यादा बेटर है, प्योर इंश्योरेंस फॉर्म है, लेकिन मानिए किसी को लेना भी है तो एक तो किसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और उनके लिए फायदे क्या हो सकते हैं ऐसी पॉलिसी के जिसमें उनको रिटर्न भी मिल जाए और एक प्रोटेक्शन भी है? जिनको लगता है कि मैं इंश्योरेंस ही ना लूं क्योंकि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरा मृत्यु होने का चांस ही नहीं है, तो वो अपनी फैमिली को कवर नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जितना भरा है वही पैसा उनको वापस मिल जाएगा। मतलब अगर आप जीवित रह गए तो आपका जो भरा हुआ प्रीमियम है वो वापस मिल रहा है। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कुछ होता है। जो आपने आज पैसा भरा है वो उसका वैल्यू 30 साल बाद उतना ही नहीं रहता, लेकिन जितना आपने भरा उतना ही मिलेगा। आपको एक तसल्ली होती है कि मैंने फ्री में नहीं पैसा भरा, अगर मैं जीवित रहता हूं तो मुझे पैसा वापस मिलता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। ओके, तो हमने टर्म प्लान और रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान के बारे में समझा कि बेसिकली ये दोनों है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मुझे एक बात बताइए मृन, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं हमें कुछ फैसले करने होते हैं इंश्योरेंस से जुड़े हुए। एक ये है कि हमें कितनी उम्र तक एक टर्म प्लान लेना चाहिए। ये तो हमें मालूम है कि टर्म प्लान आप जितना जल्दी लें उतना अच्छा है, लेकिन ये उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम कितनी ड्यूरेशन तक और कितनी उम्र तक लें टर्म प्लान। और इसमें भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि क्या 60 साल के बाद या फिर रिटायरमेंट जो एक स्टैंडर्ड एज कही जाती है 60 साल, उसके बाद भी क्या टर्म प्लान कंटिन्यू करना चाहिए? एक्चुअली ये आपके गोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि सबसे पहले टर्म प्लान खरीदना अच्छा है, बट आपको राइट अमाउंट भी खरीदना है और राइट पीरियड के लिए भी खरीदना है। तो अगर हम राइट अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो वो अमाउंट आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। एक HLV कैलकुलेटर आपको उधर मिलेगा, विच इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर। अब अगर हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेटर है क्या, दिस इज बेसिकली टेकिंग इनटू अकाउंट कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं और आपके जो गोल्स हैं वो सारे मीट होने चाहिए फैमिली के लिए आपके बाद भी। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कर लें कि आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए, बट कब तक आपको लेना चाहिए, कितना टर्म लेना चाहिए, इस डिपेंडेंट कि आपके फाइनेंशियल गोल्स कब खत्म हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 है और आपके गोल्स खत्म हो रहे हैं व्हेन यू आर 65, तो सर्टेनली अगर आप बस 60 साल तक लेंगे तो वो 5 साल के लिए आपको कवरेज नहीं रहेगा, और अगर उन 5 सालों में कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को काफी कठिनाई हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप देखें कि आपके जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कब खत्म हो रही हैं, उतने टाइम के लिए फॉर श्योर आपको इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और वैसे भी आई फील कि एटलीस्ट 70 या 75 तक आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। ये आपने मृण बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है, क्योंकि टर्म प्लान कितने साल तक, उम्र तक लेना है। शायद हो सकता है इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो कंपनीज हैं उनको भी शायद इस बात पर गौर करना चाहिए, ऑलरेडी कर भी रहे होंगे। एक तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, दूसरा लोगों के लाइफ में जो जैसे शादी जैसे और बच्चे जैसे इवेंट्स हैं वो काफी देरी से आ रहे हैं। मतलब अगर शादी लेट से होगी, बच्चे बड़े होंगे तब तक जब तक आप ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन बन रहे होंगे, और बच्चों की शादी भी लगभग उसके बाद होगी। दैट मीन्स 60 साल तक जरूरी नहीं है हर किसी की जिम्मेदारियां पूरी हो, और बहुत सारे अगर आपकी जिम्मेदारियां सर पर हैं तो टर्म प्लान एक बेटर ऑप्शन रहता है, जिसको मृण ने काफी अच्छे ढंग से बताया। अब कितना टर्म प्लान या कितना टर्म कवर किसी को आइडियली लेना चाहिए प्रतिभा, ये एक और सवाल होता है। अगर हम 20 से शुरू करें और अगर मानिए एक स्टैंडर्ड एज हमने अराउंड 65 ईयर्स रखी है, तो एक कोई स्टैंडर्ड रूल है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए जब हमें एक टर्म प्लान लेना है?
एक्चुअली थंब रूल एक होता है 8 to 10 टाइम्स योर एनुअल सैलरी, उतने का तो इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई 20 का है और उनका कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई आर्थिक रूप से उन पे निर्भर ही नहीं है, तो उनको शायद टर्म प्लान की ज़रूरत नहीं है 20s में, अर्ली 20s में। बट जैसे जैसे उनका जिम्मेदारियां बढ़ता है, जैसे शादी करते हैं या फिर बच्चों का एजुकेशन या पेरेंट्स का आर्थिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो वो सब का वैल्यू उन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस ले। 8 to 10 टाइम्स इज़ अ गुड थंब रूल। बट अगर ये बात बहुत भूल जाते हैं लोग कि कर्जा लिया है, होम लोन लिया या कोई भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा लोन है, वो कर्जे को भी आपको ऐड करना है। तो आपको सोचना है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका पढ़ाई का, उनका शादी का, मेरे जीवन साथी का क्या होगा, मेरे कर्जे का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, और ये सब को ऐड करते हुए एक रकम पे अगर आप अराइव करेंगे तो वो उचित होगा। ओके, तो 60 के बाद टर्म प्लान की चर्चा मृण ने की, और कितना टर्म प्लान आपको लेना चाहिए एज वाइज, ये लगभग एक स्टैंडर्ड रूल 8 से 10 गुना आपकी सालाना आय का होता है। अब मृण एक बात बताइए, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और यूजुअली कहते हैं, और क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है और जो यूजुअली जो मेल मेंबर्स हैं घर के, वो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान लेते हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट है, क्योंकि ज्यादातर इंडियन घरों में मेल मेंबर्स ही प्राइमरी ब्रेड विनर्स होते हैं। लेकिन अगर एक महिला काम भी कर रही हो या अगर काम नहीं भी कर रही हो, क्योंकि उनकी तो लाइफ स्पैन यूजुअली अगर फैक्ट्स के आधार पर भी जाएं वो ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले, उनके लिए टर्म प्लान लेना कितना जरूरी है? क्या दोनों हस्बैंड वाइफ टर्म प्लान ले, ये एडवाइजेबल है? बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई महिला है जो काम कर रही है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है हाउस होल्ड इनकम के लिए, एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी चल रहे हैं उनके इनकम की वजह से। सो सर्टेनली उनको भी टर्म प्लान लेना चाहिए, और हाउस वाइफ्स के लिए भी टर्म प्लान होना चाहिए या उनको लेना चाहिए। ज्यादातर हमने देखा है कि जो मेल मेंबर हैं, बिकॉज वो प्राइम अर्निंग मेंबर हैं, जैसे आपने कहा, उनके लिए ही दे थिंक कि बस उनके लिए टर्म प्लान ले लेंगे तो काफी है। बट आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि जो होम मेकर हैं, they are contributing in a very big way, and I don't think that you can really attach a value to what they are contributing, because जो होम मेकर्स हैं, they take care of the house, they take care of the family members as well, and while इसकी really value नहीं लगा सकते हैं, but अगर ये होम मेकर की डेथ हो जाती है, then family will need to hire outside people to take care of all of these matters, right? So इस वजह से होम मेकर्स के लिए भी टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। प्रतिभा, इस पर मैं आपका भी टेक लेना चाहूंगी आपसे। जो आपकी फीमेल क्लाइंट्स बात करती हैं, उनके एजेंडा में, उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में एक लाइफ इंश्योरेंस या एक टर्म प्लान कितना प्राइमरी है? मतलब फाइनेंशियल गोल्स का हिस्सा या फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा क्या टर्म प्लान ज्यादातर फीमेल क्लाइंट्स के प्लानिंग में होता है? सरप्राइजिंगली फीमेल क्लाइंट्स पहले अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो वो अपने हस्बैंड के टर्म इंश्योरेंस से पहले अपने इंश्योरेंस की सोचते हैं कि कल मैं नहीं रहूंगी तो कुछ तो मेरे बच्चों के लिए मुझे रखना है, तो पहले अपना इंश्योरेंस ले लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं। उसके बाद हम याद दिलाते हैं, देखो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आपने फैमिली में दोनों का इंश्योरेंस रहना चाहिए। तो जो कमा रहे हैं वो कमा सकते हैं, तो इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के लिए। कभी कभी फीमेल क्लाइंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो 2 इंश्योरेंस लेते हैं वो, एक जिसमें नॉमिनी चिल्ड्रन है और एक जिसमें पेरेंट्स नॉमिनी होते हैं। ओके मृण, एक क्विक सवाल आपसे, थोड़ा जेनरिक रहेगा। हमारे फेसबुक के व्यूअर विपुल गौर पूछ रहे हैं, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक तो नहीं पूछूंगी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे प्लान्स हैं, उसमें बहुत सारे ऑफर्स हैं, किसी को अगर एक अच्छा टर्म प्लान अपने लिए चुनना है तो चूज करने का, सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया किसी के पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लेन वेनिला टर्म प्लान खरीदें, नॉट विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, क्योंकि जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले प्लान्स होते हैं उनके प्रीमियम्स डबल होते हैं, एंड इट्स रियली नॉट वर्थ इट। दूसरी बात जो आपको देखनी है, ऑफ कोर्स आपको प्रीमियम देखना है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखना है,
और ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय IRDAI, तो आप इंटरनेट में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अबव 90% is considered good. Of course, while most insurance companies are well capitalized, I think it's still important कि जो कंपनी से आप ले रहे हैं थोड़ा उस कंपनी के बारे में भी जानकारी कर लीजिए, बट मेन यही है कि प्रीमियम कितना है और क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने देखी है कि लोगों को लगता है कि अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो ज्यादा सेफ रहेगी। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील कि आपको वेदर इट इज गवर्नमेंट और इट इज अ प्राइवेट कंपनी, दोनों के लिए आपको ये प्रीमियम और ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो का कंपैरिजन कर लेना चाहिए। मिलन, आपके पास मैं अब आ रही हूँ और ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको हमें एक एग्जाम्पल और कैलकुलेशन के जरिए समझाना पड़ेगा यहाँ पर कि किसी ने एक टर्म प्लान लिया है तो क्या वो एक फिक्स टेन्योर के लिए पे करें या फिर पूरी अवधि के लिए पेमेंट एक पॉलिसी धारक को करनी चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन थोड़ा बहुत आसान अंदाज में कुछ कैलकुलेशन के जरिए बताइए। माने किसी का टर्म प्लान 30 साल का है तो क्या वो 10 साल में भी उसको पे कर सकते हैं या 30 साल के लिए पूरी अवधि में उसको पे करना चाहिए? एक्चुअली ये सवाल बहुत आता है बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि इसके लिए जल्दी पे करके इसको खत्म कर लेते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि एक 40-year-old इंसान है एंड वो 30 इयर्स का टर्म प्लान ले रहे हैं और उनका सम एश्योर्ड अमाउंट है 2 करोड़ रुपीस। तो अगर हम इंश्योरेंस देखते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम को देखते हैं, तो अगर वो 30 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उनका प्रीमियम रहेगा 40,000 रुपए पर ईयर। अगर वो 10 साल में ये पे करना चाह रहे हैं तो उनका प्रीमियम हो जाएगा 75,000 रुपीज पर ईयर, राइट। सो आपको ये वे करना है कि शुड आई पे 40,000 रुपीज फॉर 30 इयर्स और शुड आई पे 75,000 रुपीज फॉर 10 इयर्स। तो सपोज हम मान लेते हैं कि आप 75,000 डालने के लिए तैयार हैं, तो ऑप्शन 1 ये है कि आप 10 साल के लिए ये 75,000 पे करेंगे एंड देन सिंस आपके पास 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, लेट अस अज्यूम कि आपने ये 75,000 फिर इन्वेस्ट किया। लेट से आपने इक्विटी में डाला और हम यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% अज्यूम कर रहे हैं। तो 75,000 पहले 10 साल के लिए गया प्रीमियम में, बाकी के 10 साल गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। तो देखा जाए तो आपका टोटल प्रीमियम पेड अमाउंट होगा 7,50,000 और जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा, बिकॉज आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट भी किया है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो करीब 14 लाख होगा, राइट। तो इसमें आपको गेन आएगा 7 लाख। नाउ लेट अस अज्यूम कि आप 30 साल के लिए प्रीमियम दे रहे हैं 40,000 और वो जो बाकी के अमाउंट विच इज 35,000 आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यू आर 40 टुडे एंड यू कैन इन्वेस्ट टिल द एज ऑफ 60। इसमें अगर हम देखते हैं आपका टोटल प्रीमियम अमाउंट है 12 लाख रुपए, बट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट अराउंड 29 lakhs, विच मीन्स कि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट होगा 17 लाख। तो जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से देखा है कि अगर हम लॉन्गर टर्म के लिए लोअर प्रीमियम भरेंगे एंड बैलेंस अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इनटू इक्विटी, यू विल हैव अ बिगर अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे। सो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना चाहिए। इसमें और कोई तरीका नहीं है जानने का कि कौन सा ज्यादा बेहतर तरीका है, आपको ऐसा एक कैलकुलेशन करके ही पता करना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि टर्म प्लान में आपको कोई इंटरेस्ट या कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, and that's why it does not also make sense to pay up for it in a limited period। आपको हर समय जितने सालों का टर्म प्लान ले रहे हैं उतने सालों का ही पेमेंट पीरियड भी लेना चाहिए। ओके, अब ये तो हमने एक गणित समझ लिया टर्म प्लान का, फिक्स्ड आप अमाउंट पे टेन्योर के लिए पे करें या पूरे अवधि के लिए आपको टर्म प्लान में आपको पेमेंट करनी चाहिए। प्रतिभा, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम राइडर्स की बात कर रहे हैं, हमने एक टर्म प्लान बेसिक ले लिया और उसमें कुछ राइडर्स भी आजकल काफी कंपनीज हैं जो कि ऑफर करती हैं।
सबसे पहले कौन कौन से राइडर हैं जिसको एक पॉलिसी धारक को ध्यान में रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है क्या क्रिटिकल इलनेस राइडर। लोग सोचते हैं मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं सॉर्टेड हूँ, मुझे क्रिटिकल इलनेस की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल इलनेस अलग ही एक राइडर है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। दूसरा है टर्मिनल इलनेस राइडर। जैसे आप बहुत बीमार हैं और तो आपका मृत्यु होने वाला है 12 मंथ्स के अंदर, तो आपका सम इंश्योर्ड से कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। तीसरा है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। तो ये इंश्योरेंस खरीदते वक्त हम यही सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या, हमारे पर जो निर्भर है उनका क्या। लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि अगर हम जिंदा रहे और इतने बीमार हो गए कि हम कमा नहीं पा रहे हैं, हाँ, और हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, उस पर भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो क्या ना लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो आपके मरने के बाद काम आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल सिर्फ भरेगा, लेकिन आप जिंदा हैं और बीमार हैं तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। ये 3 इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, 3 राइडर्स बहुत ज़रूरी है और इसको टर्म इंश्योरेंस के साथ लेने में बहुत फायदा होता है एज कंपेयर टू टेकिंग अ स्टैंड अलोन पॉलिसी। Should I explain on each of these riders? इलनेस बेनिफिट, ओके, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट और टर्मिनल इलनेस बेनिफिट, ये 3 आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल इलनेस राइडर तो हम हेल्थ इंश्योरेंस में भी देखते हैं। टर्म प्लान के साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने के क्या फायदे हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो इसमें शामिल हैं? बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, और कैंसर भी स्टेज 3 जैसे किडनी फेलियर, एंड स्टेज लिवर फेलियर, हार्ट अटैक, ये बहुत गंभीर बीमारियां हैं जहां पे ना सिर्फ आपका हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होने वाला है, ये बीमारी होने से ऐसा होगा कि आप इनकम जनरेशन भी कर नहीं पाओगे और लाइफस्टाइल चेंजेस भी होगा और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कवर्ड नहीं होंगे हेल्थ इंश्योरेंस में। तो क्रिटिकल इलनेस जब आप लेते हैं तो क्रिटिकल इलनेस राइडर में हॉस्पिटल से कोई संबंध नहीं रहता। अगर ये समय अवधि के दौरान जहां आपका टर्म इंश्योरेंस है और आपका राइडर चल रहा है, अगर आप क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुआ तो लमसम अमाउंट, जैसे आपने 25 लाख का लिया है और जो स्पेसिफाइड सिवियरिटी के साथ इलनेस है वो हुआ है, तो 25 लाख आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगा और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस सिर्फ जारी रहेगा और क्रिटिकल इलनेस बंद हो जाएगा। इससे आपका इनकम रिप्लेसमेंट में कुछ मदद हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म के साथ अगर आप क्रिटिकल इलनेस लेते हैं ना तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। अगर आप स्टैंड अलोन पॉलिसी में लेंगे क्रिटिकल इलनेस तो हर साल आपका एज जैसे बढ़ता है वो प्रीमियम भी बहुत बढ़ते जाता है। तो ये बहुत काम का राइडर है और हर एक को कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली वो जिनका जेनेटिकली डिस्पोज्ड है, जिनके फैमिली में ऐसा कुछ इलनेसेस हो। ओके प्रतिभा, एक और बात बताइए, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर आपने बोला और एक्सीडेंट डेथ राइडर आपने बोला, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? लोग एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट ले लेते हैं कि उनको अगर एक्सीडेंट से उनका डेथ हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी फैमिली को ज़्यादा कॉर्पस लगेगा। अगर उन्होंने अच्छी तरह से प्लान करके इंश्योरेंस रकम तय किया है तो उतना ही पैसा लगना है, भले अपघात से हो भले नेचुरल डेथ हो, उतना ही पैसा उनकी फैमिली के लिए ज़रूरत है। लेकिन एक्सीडेंट डिसेबिलिटी तब काम आता है जब आप जिंदा हो, आपके एक्सीडेंट की वजह से आपको इतना चोट पहुंचा कि आप अपने इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है 5 इयर्स 10 इयर्स के अवधि के लिए इंश्योरेंस कंपनी देता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जिंदा हो और आपकी टर्म इंश्योरेंस काम नहीं आने वाला है। तो डिसेबिलिटी राइडर के लिए आप ओके मृण, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लूंगी, समय थोड़ा कम है इसलिए संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी आपसे कि ऐसा कोई राइडर एक स्टैंडअलोन बेनिफिट के तौर पर ले या फिर मतलब बेसिकली राइडर के तौर पर ले या स्टैंडअलोन लेना सही रहता है? वेल आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल है कहना, बिकॉज अगर हम क्रिटिकल इलनेस, तो क्रिटिकल इलनेस बहुत जरूरी है लेना, बट स्टैंडअलोन में ये बेनिफिट है कि आपको ज्यादा इंक्लूजन मिल जाएंगे। बट जैसे प्रतिभा ने कहा कि जब आप टर्म के साथ लेंगे तो इसका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर फैमिलीज मेडिकल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसके बेसिस पर। ओके तो हमने टर्म प्लान के बारे में आज काफी जानकारी ली अपने दोनों ही खास मेहमान से कि टर्म प्लान के क्या फायदे हैं, कैसे आप सही तरीके से टर्म प्लान ले सकती हैं,
रिटर्न ऑन प्रीमियम टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, क्या उसके फायदे हो सकते हैं और राइडर्स की अपने बेनिफिट क्या है। बहुत शुक्रिया अमरिन और प्रतिभा, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुई। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।